अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में DGISI और पूरी दुनिया में जग हसाई जो हमारे चंद यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मीडिया ने करवाई है, उस पर तफसीली बात करें। क्या पूरी दुनिया में भी ऐसा होता है? हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहिर महमूद जो साइंटिस्ट है नॉर्वे से मौजूद होंगे। इस हिस्से में हम बात करेंगे 2-3 अदालती इशूज़ के हवाले से। और वो पहले बता दें आपको, कल मैंने आपको बता दिया था TLB के सरबराह जो साद रिजवी की रिहाई का फ़ैसला जो है ना लाहौर हाई कोर्ट का कलअदम करार दे दिया। वो तफसीली फ़ैसला शेयर कर चुका हूँ, वो फिर आज फिर दोबारा बैकग्राउंड पे चलेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो 3 सफ़ों पर मुश्तमिल है, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने फ़ैसला किया है, वो जो है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और बड़े अच्छे बड़े अहम पॉइंट उठाए हैं और अपील मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के हवाले से नज़रबंदी के कॉन्टेक्स्ट में अंडर द टेररिज्म एक्ट का वो प्रिंसिपल तय कर दिया था कि नहीं दी जा सकती है। मैंने आइन का आर्टिकल 90-91 और आर्टिकल 128 जो है ना आपके साथ शेयर किया, दोबारा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 रुकनी का बेंच बना के फ़ैसला का 2 रुकनी बेंच सुनेगा और काबिल समात होने का दायरा इख्तियार कि ये दरख्वास्त काबिल समात है कि नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने केस के दीगर पहलू पर भी गौर नहीं किया। ये जो बड़ा ज़बरदस्त पहला ना कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, उस हवाले से बड़ा क्लियरली लिखा है उन्होंने। जो अदालत ने कहा है ना कि ऑल्टरनेट रेमेडीज़ जो है ना या अवेल ही नहीं की या हासिल ही नहीं की, अगर हासिल की हैं तो इम्प्रॉपरली और इलीगली गैर कानूनी तरीके से डेल्ट की गई हैं, उनको देखना है। और साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि दीगर पहलुओं को भी गौर किया जाए। दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से ये मामला भेजा है और जल्द अज जल्द केस सुनकर कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला करे और केस को गैर ज़रूरी इल्तवा में ना रखा जाए। 3 सफ़ों का ये फ़ैसला है। और इसमें मैं बता दूं आपको, मैंने आपके सामने फिर वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट जो आना है माल्टाउन के हवाले से मैंने क्लियर कर दिया था। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स जो है ना उसको हर एक के ऊपर इतलाक़ नहीं किया जा सकता। वो 3 वजूहात मैंने बताई थी, जहाँ टैक्स मैटर होंगे, जहाँ कानून साजी होगी और जहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में भी हम गैर ज़रूरी तौर पर काबीना डाल नहीं सकते। फिर तो ब्यूरोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। हर जगह गवर्नमेंट का लफ्ज़ है, फिर सारे फैसले काबीना करेगी। नहीं, काबीना ने फैसले कलेक्टिव विजडम का आना है कि जहाँ टैक्स का पैसा है, पूरा मुल्क चलना है, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो बड़ी हैं, जहाँ गवर्नमेंट का लफ्ज़ है वहाँ भी काबीना के पास मामला जाएगा। ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। साथ तीसरा कानून साजी के हवाले से वहाँ आएगा। तीसरा जहाँ फंडामेंटल राइट आपके हों, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, मिसाल के तौर पर मेरे राइट छीनने हों, करने हों, तो वहाँ पर ये मैं समझता हूँ ये आएगा। आगे चलते हैं अगले केस की तरफ। और वो कराची में हम कराची सड़कों के ऊपर हालत हज़ार के हवाले से NHA की शरहों से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली और चेयरमैन NHA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बताया कि कोयटा कराची रोड पर मुसाफिरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस तैनात क्यों नहीं की गई। शहरात की हालत ज़ार से लोगों की ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज़ को लाहौर छोड़ दिया गया है। चित्राल गिलगित रोड पर भी सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। अगर आप कराची से हैदराबाद की तरफ जाए वहाँ भी ये हाल है, और वहाँ से अगर आप लाहौर की तरफ आ रहे हो तो बुरा ही हाल है। साइड जो रेस्ट एरियाज़ बनाए हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं है और वो मेंटेनेंस की तरफ भी तवज्जो होना है। 3 रुकनी बेंच था ये जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में। और जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं आपके सामने बता दिए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोयटा कराची रोड की कंडीशन 100% तक दुरुस्त किया जाए। हाईवेज़ पर रिफ्लेक्टर, अब देखें ना, यहाँ देखें मार्किंग लाइन के काम का गैरी मिली है। रोड पर की मार्किंग एक बारिश की नज़र हो जाती है। चित्राल रोड तामीर सिर्फ कागज़ों में मुकम्मल ज़ाहिर की गई, हकीकत उसके बरक्स है। कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को छोड़कर बाकी तमाम हाईवेज़ को लावारिस छोड़ दिया गया है। ये पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये जो चीज़ें सारी सामने रख दी हैं। और चेयरमैन NHA ने कहा कि चित्राल गिलगित रोड पहले सूबाई हुकूमत काम करी थी, 1 साल पहले चित्राल रोड NHA को दी गई है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हर साल हाईवेज़ की तज़ीन और पर अरब रुपये खर्च दिखाए जाते हैं। कराची हैदराबाद रोड नहीं बन रहा, NHA को कोई म्यारी काम नहीं कर रहा। हर वक्त अपना जी इस वक्त तक नहीं बनाया जब तक 10 लोग मर ना जाएँ। ये बड़ा सीधी सी बात है। जैसे मज़ा आलम मियाँ खेल भी साथ थे। NHA के अखराज और आमदन कितनी है, सड़कों पर तलाशी के नाम पर आवाम को तज़हीक की जाती है।
आइंदा समात पर ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। मुल्क भर की शाहराह, जो मुल्क की सड़कें जो है ना, रिपोर्ट तलब कर लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते तक अदालत ने समात मुलतवी। ये जो जुडिशल एक्टिविज़म, मैं इसका बड़ा हामी हूँ। कर्क मंदिर के हवाले से भी केस की समात 1 माह में मुलज़िम वाक़यात जो मुलजमान हैं उनसे रकम वसूल करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का हुक्म दिया कि वो मुलजमान से 3 करोड़ 30 लाख रुपये वसूल करें। मुलजमान से रकम वसूल करने पर एतराज़। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अभी मुलजमान के ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा है, अगर ट्रायल के बाद कोई शख्स बेगुनाह करार पाया तो उसे वसूल की रकम का क्या होगा। जिस वजह से उसने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब सोच समझ कर बात करें, यह अदालत का हुक्म है। दौरान समात जो है ना, मुलजिम सलाम खटक ने कहा केस में इसमें 700 अफराद को बेगुनाह करार दिया गया। और एडवोकेट जनरल ने कहा कि मंदिर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। अब ये सारा जो है ना, ये अदालत के सामने आज खुद नोटिस का मामला चल रहा है और अदालत ने सारे जो है ना चीज़ों को सामने रख कर फ़ैसला कर दिया है। अक़लियत जितनी हमारे मुल्क में है ना, अब देखें ना, कर्क मंदिर आपके सामने है और बाकी सामने है। ये इतनी आज़ादी जो है अक़लियत बरादरी को पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। हम चलते हैं अब अपने इस सेगमेंट के आखिरी हिस्से पर। केस नूर मुकदम केस के हवाले से मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की वालिद असमत आदम जी ने ज़मानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज शौकत अली मुकदम वगैरह को फ़रीक बनाया है। आला तालीम याफ्ता और फलाई कामों में मसरूफ़ रहती हैं। जुलाई 2021 की मुकामी अदालत ने ज़मानत पर गिरफ्तारी 20 जुलाई को ना मुस्तरद कर दी थी और काबिल और काबिल इज़्ज़त शहरी हैं। 3 माह से अड्डा जेल में पाबंद सलासल है। 14 अक्टूबर को मुकामी अदालत ने फ़र्द जुर्मायत करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का कहा है। ज़मानत काबिल गिरफ्तारी मंजूर की जाए। यह मैंने आपके सामने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, यानी अदालतों की जो सीधा प्रोसीडिंग है, सामने रख दी। लाहौर में भी गाड़ियों की कीमतों के हवाले से जो ख़ास तौर पर है, वो मैं बैकग्राउंड पे वो चीज़ें मैं सारी चला रहा हूँ। जो मैंने कहा, एक तो इम्पोर्टेड गाड़ियों पे जो पाबंदी लगी हुई है, उसे लोकल गाड़ियाँ अपनी मर्ज़ी से लूट मार कर रही हैं, गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसमें मुख्तलिफ यानी 2 पटिशन्स हैं, वो बैकग्राउंड पे दोनों पटिशन साथ साथ चलेंगी। फिर इसमें मुख्तलिफ लोगों ने जवाब दिए हैं। इसमें मैंने एटलस कंपनी को, टोयोटा को, किया को, इन तकरीबन तमाम को फ़रीकन बनाया है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैटर किया है। एक तो लोकल गाड़ियों की कीमतें कम करने के हवाले से, और दूसरा जो है ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी है, उस वाले परेशानी बड़ी हो गई है। लोकल वालों को भी बहुत परेशानी हुई है कि ये क्या हो गया है कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है कि हम 60 दिनों में या 6 महीनों में गाड़ी दे देते हैं। ओन बिक रही हैं आपके सामने है, कोई नहीं रोक सका, कोई मैकेनिज़्म बेस्ट नहीं कर सके। ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समात हुई, जो जवाब आए, वो मैं चूँकि आज पेशरफ नहीं हो सकी है, लेकिन ये इशू आप लोगों का लाइव इसलिए रखना है कि गाड़ियों की कीमतों को कंट्रोल कैसे करना है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम चलते हैं जनाब ताहिर महमूद साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं DGI की अपॉइंटमेंट के वाले पूरी दुनिया में क्या इमेज गया। वैसे तो तकरीबन मामला सारे सेटल हो गए हुए हैं और काबीना भी सारे एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन इससे जितनी सुबकी हुई है, और इसमें वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा काबीन का उनका भी कसूर है कि इस मामले को आसान तरीके से हैंडल नहीं किया। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से भी इस गवर्नमेंट की नाअहली कह सकते हैं कि उस वक्त बड़ी तस्हीक हुई थी और ये मामला पूरी दुनिया में जग हसाई का बाइस बना है। चलते हैं जनाब ताहिर महमूद की तरफ। जी, अभी हमारे साथ ताहिर महमूद साहब मौजूद हैं। मैंने चलते हैं इनकी तरफ कि ये जो मामलात हैं ख़ास तौर पर फ़ौज में, पाकिस्तानी फ़ौज में तैनातियाँ, और ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और ये आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन को इतना फैला लिया है कि जहाँ मर्जी दिल चाहे वो जिक्र करना शुरू कर दे, लेकिन ये राइडर लगा हुआ है। आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे अभी चल रहा होगा, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। जी ताहिर साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये क्या मजाक बनाया हुआ है यहाँ के हमारे चंद अपना एंकर्स ने और सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो दिल चाहता है जिस तरह की मर्जी बकवास करता रहता है? जी अज़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे जो मामलात हैं उसमें ये है कि हमारे 3 किस्म के एंकर्स हैं। एक जो हैं वो सेंसिबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट टू टॉक, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, जिनको नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन आती है। तो उसमें ये तो मजबूरी में आकर अपने प्रोग्राम इन्होंने किए हैं लास्ट फ्यू डेज में
वरना एक दूसरा ग्रुप है एंकर्स का जो यूट्यूब मैनिक है, डॉलर मैनिक, उनके सिंक्रोनाइज्ड मोनेटाइज्ड जो चैनल्स हैं उसके ऊपर पैसे आने चाहिए, उसमें जो मर्जी बकवासात किए जाएं, जो मर्जी मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी चीज़ चैलेंज कर रही है और ना कर रही है, और डजंट मैटर। तो ये दो हमारे यानी हैं मेन ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है जो दरमियान में चलता रहता है। तो अब मसला ये है कि सोचना ये है कि क्या वो सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज जिनको हम कहते हैं कि उनकी ये ट्रेडिशन को देखें जी, उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फ्ला को देखें और प्रैक्टिसेस को देखें, और हम ये कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे ये कुछ होता है जो यहाँ पे हो रहा है? तो यहाँ पे मदर पिदर आज़ाद अफराद अनट्रेंड, जिनको कोड ऑफ कंडक्ट का ही नहीं पता, और उनको इस हद तक अंदाज़ा नहीं है कि ये जो सेंसिटिव इश्यूज हैं वो सिविलाइज्ड कौमें कोई डिस्कस नहीं करती। नॉर्वे में इनकी जो इंटेलिजेंस है पीएसटी, उसके चीफ चेंज होते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। यूके में होता है, दूसरे मुल्कों में होता है, लेकिन हमारे पता नहीं इन चीज़ों को ये समझ नहीं आ रही कि क्या ये ट्रक की कोई बत्ती है जिसके पीछे अवाम को लगाना होता है इन्होंने, या इनके ज़ाती मफादात होते हैं। एक मैंडेट है आर्मी चीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर की, वो लगे हुए हैं, लेट देम डू देयर जॉब। इसमें वो आज 6 दिन हुए हैं, तो 6 दिन में 400 यानी डिसीजंस होते हैं। उन्होंने वल्नरेबिलिटीज देखनी है, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस देखनी है हर चीज़ के। एक साइड ने ऐलान किया है, वो प्रोफेशनल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होती है, बाकायदा प्रोसीजर्स हैं और मेथड्स हैं, और उसके बाद एक डिसीजन होता है। फिर हमारा पॉलिटिकल नज़र है उसके अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर ने मूव होना होता है, उसने देखना होता है इज इट अ बैलेंस्ड अप्रोच और नॉट, इसमें हमारे भाई फायदे। यहाँ पे क्या आईएसआई के पहले या दूसरे कोई ये बाहर के मुल्क के लोग हैं, ये इसी अफवाज के फेथफुल लोग, सिंसियर लोग, हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो वो आ रहे हैं, इट्स वेलकम। अगर एक आता है वो नहीं आता, दूसरा आ जाता है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? यानी हमें समझ नहीं आती कि उससे निकालना हम क्या चाहते हैं इन चीज़ों से। क्या लोगों को यानी या दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इनएफिशिएंट, इनकम्पिटेंट लीडरशिप हैं, चाहे वो फौज की तरफ है या पॉलिटिकल हमारी रिजीम्स है, ये प्रूव करना चाहते हैं? ये समझ नहीं आ रही अभी तक। नहीं ताहिर साहब, देखिए बुनियाद पर एक बात समझनी है कि यहाँ हमारे यहाँ एक फोर्स है जो सो कॉल्ड लिबरल हैं या वो माफियाज हैं, कि जिनका एजेंडा है, जो बाहर के ममालिक में इतनी एजेंसियां हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनका नैरेटिव यहाँ है इदारों को बिठाना है, मिलाइन करना है। वो ये अब ये ना समझे ऑफेंड हो रहा है, ये पूरा एक एजेंडे के तहत हो रहा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इदारों को मिलाइन करना है, हमारे इदारों को कमजोर करना है। और वो जो बैठ कर बाकायदा जंग लड़के जो मकासद हासिल किए जाते हैं, वो जंग नहीं है जो कि आपका सब्जेक्ट है, ये सारा उस चीज को सामने रखते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, वो नवाज शरीफ ग्रुप ले लें, अब वो यानी उनका बयानिया ले लें जो यहाँ बैठकर प्रमोट करते हैं, और यही एक मकसद है। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की बातों की इजाजत नहीं है, तो पाकिस्तान में क्यों सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा? यहाँ क्यों अभी तक अपना पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जब ये कानून बनने लगा तो ये शोर डाल के ये सारे लोग आगे और इन्होंने बड़ा अपना खराब करने की कोशिश की। आप नहीं समझते इनको सख्ती से निपटना चाहिए? एक तो हिस्सा है कि सख्ती से निपटना, दूसरा है आप चूंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं और मेरे ख्याल में ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि लॉ मेकिंग एक लॉजिक के ऊपर डेवलप की जाती है, उसकी ऑपरेशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड। यहाँ पे थ्योरेटिकल तोते हमने जो बैठाए होते हैं, आज तक वो ये ही नहीं लॉ मेक कर सके व्हाट इज सेंसिटिव एंड व्हाट इज अनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और फिर उसको कैसे रेगुलेट करना है। इनको मेथड्स की समझ नहीं आ रही। क्या मसला क्या है? क्या इनकम्पिटेंट है? या तो ये प्रूव हम करें। तो बेसिक्स जो हमारे लॉ मेकिंग है, मीडिया अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, एब्सोल्युटली कोई आदमी वर्क ही नहीं कर रहा है सालों से, और एवरी मंथ एक ना एक इन्होंने
स्कैंडल तैयार किया होता है जी। वो लिबरलों कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड तो ये हो रहा है। और उससे क्या है, हमें मजीद इस कौम को मायूस करना है, इस दुनिया को बताना है कि ये नालायक तरीन कौम है इस कायनात की। देखिए हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज, हु इज़ गोइंग टू टेक इनिशिएटिव। हमारे डिसीजन मेकर्स जो ट्रेंड यानी होने चाहिए डिसीजन मेकर्स, उनके अंदर भी ट्रेनिंग की कमी है। मैं ये नहीं कहता, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे डिसीजन मेकर्स जिनका काम है ये, देखिए सिविल इंतजामिया का काम है टू मेक द सिविल लॉज, टू मेक द बेटर गवर्नेंस मेथड्स फॉर द सिविल सोसाइटी। अगर नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं अगर हो रही, तो समथिंग इज रॉन्ग हियर। इसके लिए आई थिंक कि हमें अब कोर्सेज करवाने पड़ेंगे हर उस शख्स को जो इस मुल्क की किस्मत के फैसले करना चाहता है एज ए पॉलिटिशियन। 2 महीने एक झोंपड़ी में डाला जाए जहाँ बिजलियां बंद हो, जहाँ रोटी ना मिलती हो और ऊपर से गर्मी, धूल, सब कुछ हो, ताकि वो बाहर आए उस ट्रेनिंग के बाद और उनको पता हो कि हमने मफाद आमा में काम करना है और मफाद आमा की बेसिक ज़रूरियात से पूरे करते ही इनके ज़हन को चेंज करना है। मैं रोक रहा हूँ इस बात के लिए। हमने देखा ना लीडर क्या मतलब की हैं, जिन्होंने जदादें बाहर, जिनके बच्चे जा बाहर, जिन्होंने ईदें बाहर बनानी है, और वो बैठ कर उन्होंने पाकिस्तानी किस्मत के फैसले करने हैं। यानी इन लोगों का ये तो फैसले वो लोग हैं, इमरान खान इसलिए कोई एक अच्छी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, पाकिस्तान में जदादें बनाई हैं। बाकी तो आप जितनी लीडरशिप देख लें, वो किसी सियासी जमात में हो, उन सब की जदादें, ओढ़ना बिछोड़ना साहिब बाहर है, वो हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। टाइम जो कि बहुत ज्यादा हो गया है। इजाजत चाहेंगे, इजाजत दीजिएगा नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के दोबारा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।